हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बायो का पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आएगा, यानी 70 नंबर का आएगा, और टाइम हमारे पास होगा 3 घंटे। इसमें जो पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, यानी कि इसमें जो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, मिक्स होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जो सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स होके आएंगे। तो यहाँ पे बायो का जो क्वेश्चन है, एक हमारे पास ये सेकेंड वाला आ जाता है। सेकेंड जो बायो का क्वेश्चन है, उसने हमसे पूछा यह है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है वो है सेपरेशन ऑफ क्रीम। इसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पे बायो का क्वेश्चन है, और इसमें हमसे पूछा गया है विच इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या है, मलेरिया है, कैंसर है, कोविड और एड्स है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस का क्या मतलब है कि जो संक्रमित नहीं होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमित नहीं हो रही है या जो फैल नहीं रही है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कह रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारे पास आया है, जो कि हमारे पास बायो का क्वेश्चन है, और हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड वाई, यानी हमें कहा गया है कि जो कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो भी बायो का क्वेश्चन है, और उसमें हमसे कहा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक्सीनेशन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 वैक्सीन। हमें बताना है वैक्सीनेशन क्या होती है और किन्हीं 2 वैक्सीन के हमें नाम यहाँ पे बताने हैं। साथ में हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर का कौन सा मार्क्स है। जैसे कि हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात करें, 2-2 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बायो का क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन फॉलोइंग। हमें बताना है कि किस प्रकार का टिश्यू, किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। जो हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे स्किन में किस प्रकार का टिश्यू है, बोन में, बार्क ऑफ ट्री और हार्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मिक्स जो टिश्यू है वो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों के बारे में पूछा गया कि कौन सा टिश्यू किस में पाया जाता है। देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे कहा गया है व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो संक्रमित जो बीमारियां होती हैं, संक्रमित बीमारियां क्या होती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हैं। तो इस प्रकार की बीमारियों को हम फैलने से किस प्रकार से रोकें, वो आपको बताना है कि आप अपने स्कूल में किस प्रकार से इस प्रकार ये जो बीमारियां हैं इन्हें फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें 2 पार्ट हमारे पास आते हैं। पहले पार्ट में कहा गया है हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, यानी कि पूछा गया है कि सेल को यानी कि कोशिका की खोज किसने की है और कब की है, आपको ये बताना है यहाँ पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, बी में हमसे कहा गया है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल, यहाँ पे हमें प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल के डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और साथ ही आपको यहाँ पे पूरा लेबल भी करना है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला जो पार्ट है वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, यानी कि ऊतक से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं ऊतक। अभी 1 नंबर का है, जब 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो टोटल 5 नंबर का, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर का होगा, और 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें जो ए है, जिसमें हमें टिश्यू की डेफिनेशन पूछी गई है, वो 1 नंबर का है। तो आपको 1 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आंसर देना है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो है बी, और उसमें हमसे कहा गया है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, डिफ्रेंशिएट दैम विद डायग्राम।
हमें मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पूछा गया है और हमें डायग्राम से उसे एक्सप्लेन करना है। या फिर और करके एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें कहा गया है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, डिफरेंशिएट देम विद डायग्राम। यानी कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 30 में ऊपर के जो 2 खंड हैं, जो 2 भाग हैं, उससे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इन 2 क्वेश्चंस को कर लीजिए। या फिर और में जो दे रखा है जिसमें हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछा गया है, या तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास आते हैं कुछ बायो के क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। हमें पूछा गया था विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा ग्रह जिसे हम कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन में हमारे पास लाइसोसोम है, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है गोल्जी बॉडी और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हमारे यहाँ पे सही क्या होगा, आप जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण भी होता है और ऊर्जा वहाँ पे संग्रहित भी होती है, यानी स्टोरेज भी होता है ऊर्जा का, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया है बायो का, वो है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमसे कहा गया है विच इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि उस डिजीज का हमें नाम बताना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। तो हमने कहा कैंसर। कैंसर ऐसा नहीं है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वही अगर हम बात करें मलेरिया, कोविड और एड्स की, तीनों ऐसे डिजीज हैं, तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं किन्हीं माइक्रोब के द्वारा, और अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। हो सकता है हवा के द्वारा फैले, हो सकता है कि पानी के द्वारा फैले, हो सकता है कि भोजन के द्वारा फैले। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, हमने जाना नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगी, यानी कि जो वह बीमारी जो संक्रमित नहीं होती है वो है कैंसर, और जो संक्रमित होती है तीनों। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मिल गए हैं इन्फेक्शियस डिजीज के। आपके पास जो क्वेश्चन है वो चेंज होके आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं 3 या 4 एग्जाम्पल दीजिए जो कि इन्फेक्शियस डिजीज हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल मिले हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, जिन्हें आपको क्या करना था, यहाँ पे चूज करना था। अब ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में, ये भी 1-1 नंबर के हमारे पास आते हैं और इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो भी अभी हमारे पास 1-1 नंबर के हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेंगे यहाँ पे सॉल्व करके किस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सोसाइटल बैग ऑफ द सेल एंड वाई। अब देखिए यही जो क्वेश्चन है ये पहले भी हमारे पास आ चुका है कि जो आत्मघाती थैली होती है वो कौन सी होती है। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या कहा, जो लाइसोसोम होता है, a lysosome is a membrane bound cell organelle that contain digestive enzymes। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम होता है उसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो जो लाइसोसोम है वो हमारी सेल की क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनमें से एक है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी इस प्रकार के एंजाइम होंगे कि जो क्या करेंगे, पाचन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ अगर आ रहा है या फिर कोई हार्मफुल हानिकारक जो बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो वहाँ पे इनका डाइजेशन हो जाता है, कहाँ, लाइसोसोम में। नेक्स्ट हमने क्या देखा, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व विद अ वेरियस सेल प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे सेल प्रोसेस में जो लाइसोसोम है वो इन्वॉल्व होता है। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वर्म आउट सेल पार्ट्स, दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि जो अपशिष्ट होता है, जो सेल का कुछ अपशिष्ट है या फिर यहाँ पे कुछ हानिकारक बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, जो पाचक एंजाइम यहाँ पे होते हैं लाइसोसोम में, वो उन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये तो था कि सिंपली क्या कर रहा है, जो लाइसोसोम है वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम उसे आत्मघाती थैली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इनकेस जो सेल है वो फट जाती है या फिर जो लाइसोसोम है
हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी कि मेम्ब्रेन में बाउंड होता है ये, और अगर वो मेम्ब्रेन फट जाती है तो मेम्ब्रेन के फटने से क्या होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, पूरी सेल का पाचन कर देंगे, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी कि पूरी की पूरी सेल को नष्ट कर दे रहे हैं, उनसे डाइजेस्ट कर दे रहे हैं या अपघटन उसका कर दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लाइसोसोम है वो आत्मघाती थैली है, अगर कभी जो लाइसोसोम है वो फट जाता है तो। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करेंगे। आंसर आपका 2 नंबर का है और इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक्सीनेशन एंड राइट द नेम ऑफ एनी 2 वैक्सीन। हमें पूछा गया है वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीन के हमें एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, तो ये आया है हमारी इम्यूनिटी, जब हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और वैक्सीनेशन क्यों कराए जाते हैं, टीकाकरण क्यों कराए जाते हैं, हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वैक्सीनेशन को कराते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। हमने कहा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके, अलग अलग टिश्यू या अलग अलग सेल, अलग अलग जो लिक्विड है उससे मिलके बना हुआ है। 2 प्रकार के हमारे पास जो ऑर्गन्स आते हैं, हमने कहा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसी के साथ हमने कहा जो इम्यूनिटी होती है, ये तो था इम्यून सिस्टम, हमने कहा इसमें क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने क्या क्या देखा, हमने कहा बोन मैरो है, थाइमस है। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं उसमें टॉन्सिल्स आते हैं, लिम्फ आता है, अलग अलग वहाँ पे ऑर्गन हमने पढ़े थे। ये तो था इम्यून सिस्टम। अगर हम बात करें इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी तो हमने कहा जो इम्यूनिटी है, क्या है इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी आंतरिक क्षमता है, हमारी जो रोगों से लड़ने की आंतरिक क्षमता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी कह रहे हैं। यानी अगर हम स्ट्रांग हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम रोगों से लड़ सकते हैं और हम कम बीमार पड़ते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और इम्यूनिटी किससे आती है, इम्यूनिटी आएगी इम्यून सिस्टम से, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग होंगे। ये जो आपको कनेक्शन है ये आपको ध्यान में रखना है। इम्यूनिटी किसे कहेंगे, इम्यून सिस्टम किसे कहेंगे, और इम्यून सिस्टम कितने प्रकार का होता है। वहीं हमने कहा जो इम्यूनिटी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की हमने कहा, एक तो है इनेट। अब इनेट को हम क्या कहते हैं, जन्मजात। और एक को हमने कहा एक्वायर। एक्वायर को हमने कहा अर्जित। इम्यूनिटी 2 प्रकार की हमने कहा इनेट, एक जन्म से हमारे पास थी, एक हमने एक्वायर कर ली है। अब जन्म से हमारे पास थी तो उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने कहा WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। यानी कि जो ब्लड हमने पढ़ा था, 3 प्रकार की सेल्स पढ़ी थी, उसमें से जो एक प्रकार की सेल्स है वो WBC है। और WBC क्या है, हमारे इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अलग अलग जो लिम्फोसाइट हैं वो किस प्रकार से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारी सेल्स यहाँ से डेवलप होती हैं जिसमें आप पढ़ोगे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। उसके बाद हमने कहा कि एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जो हमने अर्जित की है। हम कहते हैं कि जब हम जो न्यू बॉर्न है उसे क्या है, उसमें WBC तो हो, क्योंकि उसमें ब्लड है, उसमें रक्त है, इसका मतलब उसमें WBC है। WBC है तो इसका मतलब कि उसमें इम्यूनिटी होगी, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होगी। अब क्या होता है, जो न्यू बॉर्न है उसमें जो इम्यूनिटी होगी वो अडल्ट के कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ होती है क्योंकि वहाँ पे WBC प्रेजेंट है। अब कुछ कुछ जो इम्यूनिटी होती है वो हम अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित कर रहे हैं, हमने कहा हम करा रहे हैं वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है वैक्सीनेशन। जिस वैक्सीनेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है आया है कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ये वैक्सीनेशन कहाँ से आया है, जो अर्जित, जो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वहाँ से हमारे पास आया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में क्या होता है। वैक्सीनेशन सबसे पहले हम सिंपली समझ लेते हैं कि वैक्सीनेशन में क्या कराते हैं।
देखिए, हम जब पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम के बारे में, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो हमारी सेल्स होती हैं, जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं, वो पहचान लेती हैं कि कौन सी हमारी सेल है, कौन सी फॉरेन सेल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जो कि बीमारियों के लिए उत्तरदायी है, वो एंटर कर रहा है। जैसे ही उसने एंटर किया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उस पैथोजन को पहचानने लगता है, और वो क्या करेगा, अब उस पैथोजन को मारने के लिए, उसे किल करने के लिए वहाँ पे काम करेगा। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन को पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या किया वैक्सीनेशन में। हमने कोई एक पैथोजन था जो कि किसी बीमारी के लिए उत्तरदायी था, वो वायरस हो सकता है, वो कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है। हमने उसे निष्क्रिय अवस्था में डाला, या फिर उसमें जो बीमारी कॉज करने वाले जो भी कारक थे उसे हमने हटा दिए हैं। इन शॉर्ट कि अब अगर पैथोजन को हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो वो हमें बीमार नहीं कर पा रहे हैं। हमने निष्क्रिय अवस्था में पैथोजन को डाला, हमारी बॉडी ने उस पैथोजन को आइडेंटिफाई किया, यानी कि पहचाना कि ये हमारी सेल नहीं है, ये फॉरेन सेल है, और हमारा इम्यून सिस्टम अब पूरा कार्य करने लगेगा। कि आप जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे किस प्रकार से वहाँ पे प्रोसेस हो रही है, किस प्रकार से पहले जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा, एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को या फिर वहाँ पे उस एंटीजन को पकड़ेंगी, और एंटीजन को पकड़ती हैं, और उसके बाद कुछ फैगोसाइट सेल होती हैं जो कि उस पैथोजन को पूरा निगल जाती हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी क्या होती है, डिटॉक्स होती है, या फिर आप कहिए कि जो रोगाणु रहित होती है। तो हमने ऐसा क्यों हमें आवश्यकता पड़ी कि हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं और उस पैथोजन को निष्क्रिय अवस्था में डाल दें, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होता है, जब हमने उस पैथोजन को निष्क्रिय अवस्था में अपनी बॉडी में डाला और हमारी बॉडी ने उस पैथोजन को मारने के लिए जब सेल वहाँ पे डेवलप किए, तो वहाँ पे वो सेल अब उनकी एक मेमोरी बन गई है। जैसे कि आप कोई आपका फ्रेंड होता है, तो आप क्या करते हैं, उसे भूलते नहीं, वो आपको याद रहता है। जैसे किसी के साथ आपने 1 साल 2 साल पढ़ लिया है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से एक बार मिल जाते हैं तो हमेशा उन्हें याद रखते हैं, उनकी एक मेमोरी बन जाती है। वैसे ही अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एक बार एंटर हो गया है तो हमारी बॉडी में उस पैथोजन के लिए एक मेमोरी सेल बन जाती है। यानी कि क्या होगा, पहली बार जब उसने एंटर किया तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, और एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग चलेगी। पहले जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा, उसके बाद वो पहचानेगा सेल को, जब पहचानेगा तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडीज़ के बाद अपना कार्य करेंगी। लेकिन जब वही पैथोजन, सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी सेल हैं, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी है, वो एकदम से अटैक करेगा। अब ये क्वेश्चन क्या होगा कि क्यों हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमने कहा कोई ऐसा अगर पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाए जो बहुत ही क्या है, घातक है, यानी कि बहुत हार्म पहुंचा सकता है हमारी बॉडी को। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या कर रहा था कि अब जैसे वायरस क्या करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो हमारी बॉडी में जब ये एंटर हो रहा था तो हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर रहा था। अब आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज बन ही रही थी, हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे भी पैथोजन को मार रहा था, तो ये इस वायरस को भी मार सकता है। लेकिन क्या होता है, मैंने कहा कि जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा पहचानने में, एंटीबॉडीज बनाने में। तो इस जब तक वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा तब तक ये वायरस इतना मल्टीप्लाई कर चुका होगा, यानी कि इसने इतनी अपनी संख्या में इतनी वृद्धि कर ली होगी कि ये पूरे हमारी बॉडी को संक्रमित कर चुका होगा, या हमारे पूरे उस ऑर्गन को संक्रमित कर चुका होगा जहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा, जब हमारी बॉडी में मेमोरी सेल है, हमने कहा कोई भी बीमारी है, कोई भी पैथोजन है, अब हमने एक मेमोरी सेल वहाँ पे डाल दी है, तो क्या वो उस टाइम पे हमने निष्क्रिय अवस्था में डाला, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में है। तो इससे हमें क्या होगा, हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचेगा। वैक्सीनेशन के द्वारा जो पैथोजन हमने डाला वो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय है तो यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आराम से मेमोरी सेल वहाँ पे बना दे रही है, और हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है।
सिंपल सी बात थी। अब अगर वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होता है और अगर वो सक्रिय अवस्था में भी है तो अब यहाँ पे मेमोरी सेल है और हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट लड़ सकती है और इसे हमारी बॉडी से बाहर कर सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन कराते हैं। और क्या है ये? एक्वायर इम्यूनिटी है। ये जो इम्यूनिटी थी यानी उस वायरस के खिलाफ, उस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज थी, जो इम्यूनिटी थी, वो जन्म से हमारे पास नहीं थी, हमने बाद में उसे एक्वायर किया था वैक्सीनेशन के द्वारा। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है वैक्सीनेशन में। हमने कहा अ वैक्सीन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है किस चीज़ का, कि हम यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? यूजुअली वैक्सीन कंटेन अ वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। यानी कि वैक्सीन में एक्चुअली में होता क्या है? वैक्सीन में जो भी यहाँ पे जो एजेंट, जो कारक यहाँ पे बीमारियां उत्पन्न कर रहा है वही होता है, लेकिन कैसे होता है? या तो किल्ड फॉर्म में होगा, या तो वो डेड होगा, या तो कैसे होगा? वीक होगा, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में है। ऐसी स्थिति में है कि हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा? इट्स सरफेस प्रोटीन और इट्स टॉक्सिन, यानी कि इसका जो टॉक्सिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा when this preparation is introduced to the human body, the immune system is able to recognize threat and destroy it। अब सेम वही चीज कह रहा है कि जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में आया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे पहचाना और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। Moreover, the body will remember the threat and can initiate appropriate response if encountered in the future। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गई है? एक मेमोरी सेल बन गई है और जब अगर यही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी से आराम से क्या कर दे रही है? शरीर से बाहर कर देगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा? द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन इज कॉल्ड अ वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन। यानी कि वैक्सीन को लगाने की जो प्रक्रिया है, वैक्सीन को जो हमारे बॉडी के अंदर डालने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कह रहे हैं? वैक्सीनेशन कह रहे हैं या इम्यूनाइजेशन कह रहे हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ मैनी डिजीज स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड टर्न वैक्सीन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब क्या हो रहा है? इस वैक्सीनाइजेशन के द्वारा बहुत सारी जो संक्रमित जो बीमारियां हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। अब बात हो रही है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन जो शब्द है वो कहाँ से आया है, क्या इसका मतलब है? तो हमें बताया गया है कि वैक्सीन क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है वैक्सीनस, फ्रॉम वैका, विच मीन्स फ्रॉम काउ। Edward Jenner coined the term for the technique where he injected individuals with a mild form of a cowpox, thereby rendering them immune to the smallpox। यानी आपको क्या याद रखना है कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, क्यों हम वैक्सीनेशन को यहाँ पे करा रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपना आंसर लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे वो है ए। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन, 3 नंबर का है, यानी कि हर एक पार्ट 1 नंबर का यहाँ पे होगा। तो ए में हमसे पूछा गया सम लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ वी शेक इट्स ब्रांचेस। यानी कि जब हम किसी पेड़ की शाखा को बहुत जोर से उसे हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां वहां से झड़ सकती हैं या झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमें रीजन बताना है। आंसर हमारे पास क्या है? अ लीफ इज अ फ्लैटेंड ग्रीन आउटग्रोथ फ्रॉम द प्लांट स्टेम एंड दिस प्राइमरी साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इतनी बात हमें पता है कि जो यहाँ पे जो लीफ है वो प्लांट के स्टेम से लगी हुई होती है और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। When the tree is at rest, the leaves are also at rest। अब जैसे क्या है कि ट्री एकदम शांत है, हमने पेड़ को नहीं लाया है, पेड़ शांत है, तो पेड़ की पत्तियां भी क्या होंगी? शांत होंगी, यानी कि स्थिर अवस्था में होती हैं। When the tree is vigorously shake, the tree is motion while the leaves are at rest due to the inertia। तो क्या होगा जब हम जो पेड़ है उसे बहुत तीव्र गति से अगर उसे हिलाते हैं तो क्या होगा? द ट्री इज इन
द मोशन वाइल द लीव्स आर एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्टिया, यानी कि जड़त्व के कारण क्या होगा, जो पत्तियां होंगी वो स्थिर अवस्था में रहती हैं, लेकिन जो पेड़ है वो सडन एकदम गति के अवस्था में आ जाता है। द फोर्स एक्ट ऑन द लीव्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन द लीव्स डिटैचिंग फ्रॉम द ट्रीज। अब क्या होता है कि जो फोर्स उन पत्तियों पे लगता है यहाँ पे जो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसीलिए क्या होती हैं पत्तियाँ वहाँ पे झड़ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसके जो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस तो आप जो ए और बी और सी है तीनों ही पोर्शन यहाँ पे फिजिक्स के हमारे पास आते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में हमसे कहा गया है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। हमें क्या करना है, न्यूरॉन का यहाँ पे डायग्राम बनाना है और उसे लेबल भी करना है, यानी कि उसके अलग अलग जो पार्ट हैं उनके नाम लिखने हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये हमें पता है। क्या करते हैं, ये मैसेज को पास कराते हैं हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इनके पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जहाँ पे नंबर 1 है, जहाँ पे आप नंबर यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको नाम बताया गया है, यानी कि ये जो हमें शाखाएं दिख रही हैं इनका क्या नाम है, यहाँ पे डेंड्राइट इनका नाम है। जो मेन जो पार्ट्स हैं मैं वही यहाँ पे आपको बताऊंगी और वो आपको याद करनी ही है। तो ये क्या है, डेंड्राइट से मेन पार्ट होते हैं ये। उसके बाद जो नंबर 2 में जो हमें दिखाया गया है वो है सोमा, यानी कि ये पूरी जो बॉडी है ये क्या है, सोमा होगी। तीसरा यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है एक्सॉन, वो एक्सॉन है। और चौथा यहाँ पे क्या है, नोड ऑफ रैनवियर। तो आपको मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो डेंड्राइट का नाम याद रखना है। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे मेनली याद रखना है। उसके बाद जो 5th हमारे पास नंबर आता है ये वाला, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, एंड पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल है। और उसके बाद जो 6 नंबर पे हमारे पास आता है वो है सेचुआन सेल्स। उसके बाद जो 7th हमारे पास आता है वो है माइलिन शीट। और जो 8th नंबर पे लास्ट हमारे पास आता है वो है न्यूक्लियस। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको डेंड्राइट याद होना चाहिए, सोमा आपको पता होना चाहिए, एक्सॉन आपको पता होना चाहिए, एक्सॉन टर्मिनल आपको पता होना चाहिए, और न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए। आप चाहे तो पूरा का पूरा डायग्राम याद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने डबल टिक किया है वो पार्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ये हमारे पास क्या आता है, पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।